नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस एस ब्लॉक एलिमेंट में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक में आते हैं, कितने ग्रुप्स इसमें सम्मिलित हैं या कितने वर्ग इसमें सम्मिलित हैं। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे, हम इसके विभिन्न भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे और साथ में इनके रासायनिक गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने इसी कक्षा में एक आवर्त सारणी चैप्टर पढ़ा है, पीरियडिक टेबल। वह आप जानते हैं। वो पीरियडिक टेबल को जब कभी हम एस ब्लॉक एलिमेंट का अध्ययन करें, हम उसको समझें, उसको पढ़ें, तो हमारे दिमाग में पीरियडिक टेबल रहनी चाहिए, आवर्त सारणी रहनी चाहिए। आवर्त सारणी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा था। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह से हम उनको 4 भागों में बांटा था। उनमें से केवल एस ब्लॉक एलिमेंट्स का आज हम पढ़ाई करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी ध्यान रखेंगे, जब हमने आवर्त सारणी चैप्टर पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि विभिन्न भौतिक गुणों का पीरियडिक ट्रेंड्स क्या होता है। जैसे हमने परमाणु आकार की बात की थी या हमने आयनिक आकार की बात की थी कि किस प्रकार से वर्ग में आयनिक और परमाणु आकार में परिवर्तन होता है और किस प्रकार से आवर्त में बाईं से दाईं चलने पर होता है। यह हमने सीखा था। इसके अलावा हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं, उसकी भी बात की थी कि आयनन एंथैल्पी में किस प्रकार का परिवर्तन मिलता है। आयनन एंथैल्पी आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर किस प्रकार परिवर्तित होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार परिवर्तित होती है। हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं और वो किस प्रकार से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परिवर्तित होती है। हमने धन विद्युत लक्षण के बारे में भी पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रॉन बंधुकता के बारे में या इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता के बारे में भी पढ़ा था कि विद्युत ऋणात्मकता में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ऐसे बहुत सारे भौतिक गुणों को हमने विभिन्न एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या पूरे पीरियडिक टेबल के कंसर्न में पढ़ा था। अब हम केवल बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। उन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इन्हीं सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है डिटेल में और साथ में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम एस कक्षक में आता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। समझने की कोशिश करें कि जो भी इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा उसमें जो एस ऑर्बिटल है, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस तो अंदर भी है लेकिन जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अब आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि एस ऑर्बिटल केवल एक होता है। जैसे पी में तो होते हैं 3, डी में होते हैं 5, एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, एस में केवल एक होता है। और यह भी हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में केवल 2 ही वर्ग होंगे, जिसको हम कहेंगे ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। 2 ही वर्ग कहलाएंगे क्योंकि एस कक्षक में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कैसा करता है, क्लॉकवाइज स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, या हम कह सकते हैं इनके जो चक्रण क्वांटम संख्या है उनका मान अलग अलग होता है। इसके अलावा मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान इनके समान होते हैं। प्रथम वर्ग के तत्व जिसमें कि अंतिम कोश में पहला इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, वे कौन कौन से तत्व हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये कौन से तत्व हैं जिनके आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। इन्हें क्षारीय धातु भी कहते हैं या इनको एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब इनको पानी में घोलते हैं या जल में घोलते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और इन हाइड्रोक्साइड्स की नेचर या प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस कारण से इनको क्षार धातुएं भी कहते हैं। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। नाम से आपके समझ में आ रहा होगा कि इनका जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी कारण से इनको हमने सेकंड ग्रुप एलिमेंट कहा है क्योंकि इनके एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। एक और बात, जैसे हम पहले जिनमें एक इलेक्ट्रॉन था बाह्यतम कोश में, उनको हमने क्षारीय धातुएं या फिर उनको हमने एल्कली मेटल्स कहा था, इसी प्रकार से इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये
कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जब इनको जल में घोला जाता है तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, या इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और दूसरी बात ये कि अर्थ क्रस्ट में या भूपरपटी में इनके ऑक्साइड सामान्यतः मिलते हैं, इस कारण इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षार धातुओं में सोडियम पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जबकि लिथियम, रुबिडियम और सीजियम बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। फ्रेंशियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इसके बहुत सारे आइसोटोप्स मिलते हैं, और उनमें से जो आइसोटोप फ्रेंशियम 223 है वो उसकी अर्धायु या हाफ लाइफ सर्वाधिक होती है, और वो कितनी है, 21 मिनट है। क्षारीय मृदा धातुओं की भूपरपटी में उपस्थिति के आधार पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का स्थान क्रमशः 5वां और 6ठा है। स्ट्रोंशियम तथा बेरियम की उपलब्धता बहुत कम है, ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। बेरिलियम एक दुर्लभ धातु है, क्योंकि ये भूपरपटी में या अर्थ क्रस्ट में बहुत कम मात्रा में मिलती है। और रेडियम की मात्रा आग्नेय चट्टानों में केवल 10⁻10% होती है। वर्ग 1 के तत्व या क्षार धातु हैं, या इनको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सभी क्षार धातुओं के तत्वों में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है तथा अंतिम दूसरे कोश की उत्कृष्ट संरचना होती है। मतलब समझे, सीधा सीधा मतलब इसका यह है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो s ऑर्बिटल होगा, उसमें केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके अंदर जितने भी शेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर वैसी होगी जैसे कि नोबल गैसेस की होती है। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागने के कारण यह अत्यधिक धन विद्युतीय तत्व एक संयोजी आयन M+ बनाते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो s ऑर्बिटल में है, वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होता है, यानी कि बहुत ढीले आकर्षण बल से बंधा होता है। अब जैसे ही थोड़ी सी ऊर्जा इसको दी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज है या नाभिकीय आवेश है वो एक अधिक हो गया। इस कारण से उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या धनावेश आ जाता है। और कितना धनावेश आता है? एक धनावेश आता है। इस कारण से हम कहते हैं ये एक संयोजी आयन बनाते हैं, जैसे Li+, Na+, K+। तो इस तरह से ये एक संयोजी आयन बनाते हैं, और यही कारण है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इनका इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और रिएक्टिव होने के कारण से ये नेचर में या प्रकृति में फ्री स्टेट में या मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए, लिथियम 1s2 2s1, इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 2s। इस 2s में ऑर्बिटल s ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आउटर मोस्ट शेल 3, इसका s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। उससे पहले देखें 1s2 2s2 2p6, ये उत्कृष्ट गैस नियोन जैसा विन्यास है। पोटेशियम में भी इसी प्रकार से है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4s में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है केवल, और उससे पहले ऑर्गन का ये उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास है। रुबिडियम में 5s1 में, और इसी प्रकार से सीजियम में 6s1 और फ्रेंशियम में 7s1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और फ्रेंशियम में आप देखें उससे पहले रेडॉन का ये उत्कृष्ट गैस विन्यास मिलता है। तो कहने का मतलब ये कि एक नया कोश बनता है, एक नया शेल बनता है, और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अन्य से एक अधिक है, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और उससे पहले उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्रत्येक तत्व में मिलता है। परमाणु तथा आयनीय त्रिज्या, क्षार धातुओं के परमाणुओं का आकार आवर्त सारणी में किसी भी विशेष आवर्त में सर्वाधिक होता है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर परमाणु आकार बढ़ता जाता है। दोनों का मतलब समझिए। देखिए, जैसे हम बात करते हैं एक आवर्त की, मान लीजिए हमने बात की आवर्त की जो शुरू हो रहा है सोडियम से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इस वाले आवर्त की हम बात कर रहे हैं, या उससे पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस वाले आवर्त की या इस पीरियड की भी बात कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमने पीरियडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणुीय आकार घटता जाता है। घटने का कारण क्या था ये हमने वहाँ सीखा था, एक बार यहाँ दोहराते हैं। घटने का कारण ये था कि इलेक्ट्रॉन तो उसी कोश में आता है, शेल सेम रहता है। यदि वो सेकंड में आ रहा है तो सेकंड में ही रहेगा,
लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है, अर्थात नाभिकीय आवेश बढ़ता चला जाता है। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता चला जाता है तो उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर पकड़ मजबूत होती चली जाती है और अधिक आकर्षण बल हो जाने के कारण से उनकी परमाणुीय त्रिज्या धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। और सबसे लेफ्ट में कौन है? एल्कली मेटल्स हैं। इसका मतलब एल्कली मेटल से जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, एक आवर्त में हम बाएं से दाएं चलेंगे, परमाणुीय आकार लगातार छोटा होता चला जाएगा। पहली लाइन का मतलब तो यह है। दूसरा में लिखा परमाणु क्रमांक में वृद्धि पर परमाणु आकार बढ़ता चला जाता है। ये बात की है ग्रुप की। जब एक हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में जैसे जैसे वृद्धि होगी, जैसे लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी वैसे वैसे परमाणु का आकार बढ़ता चला जाएगा। और आकार बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें नया कोश बन जाता है। अगर हम लिथियम की बात करें तो उसमें केवल जो बाह्यतम कोश है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4 है, रुबिडियम में 5 है। तो ऐसे करते करते हर बार नया कोश बन रहा है और नया कोश बन जाने के कारण से इसमें परमाणुीय आकार लगातार बढ़ता चला जाता है। एक संयोजी आयन M+, जैसा कि हमने पहले कहा था कि इसमें जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ढीले बंधन से बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी न्यूक्लियस से दूरी अधिक होती है, उसका आकार बड़ा है। तो दूरी अधिक होने के कारण से उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती और कम एनर्जी देने पर ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो होगा क्या कि जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो पूरा कोश ही खत्म हो गया। वो जो बाह्यतम कोश था जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 अधिक था बाकी अन्य से, तो वो पूरा कोश ही खत्म हो गया। जब वो कोश खत्म हो जाएगा तो परमाणुीय आकार छोटा हो जाएगा। समझने की कोशिश करें उदाहरण से। जैसे मान लीजिए सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकलते 3s1 पूरा खत्म हो गया, अंदर क्या बच गया? 1s2 2s2 2p6। तो इस कारण से जब पूरा कोश ही खत्म हो गया, एक बाहर का जो शेल है वो ही खत्म हो गया, तो परमाणुीय आकार की तुलना में उसका जो आयनिक आकार है वो हमेशा छोटा होता है। जो एक संयोजी आयन बनते हैं वो अपने पेरेंट एटम से उनका परमाणुीय आकार या हम कहें उनका जो आयनिक आकार है वो हमेशा कम होगा। क्षार धातुओं की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने तक बढ़ती है। वो हमने पहले ही देख लिया, क्योंकि वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नया नया शेल बनता चला जाएगा। अर्थात इनका आकार लिथियम से सीजियम तक बढ़ता है और आयनों का आकार भी लिथियम आयन से सीजियम आयन तक बढ़ता चला जाता है। जल योजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्षार धातुओं की जल योजन एंथैल्पी आकार बढ़ने पर घटती जाती है। ये देखें, समझे बात ध्यान से कि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सर्वाधिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों कारण होगी? उसका कारण ही बताते हैं, पहले मतलब समझे क्या हुआ कि लिथियम से सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे और जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, जितने जल के अणु का अधिक एसोसिएशन होगा, उतनी ही ऊर्जा बाहर निकलेगी और जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी हम कहेंगे उसकी जल योजन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होगा। अब आगे की बात सुनो। लिथियम का साइज है सबसे छोटा। जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, वो उतने ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को ध्रुवित करके अपनी ओर एसोसिएट कर लेगा। फर्स्ट हाइड्रेशन स्फीयर, सेकंड हाइड्रेशन स्फीयर, थर्ड हाइड्रेशन स्फीयर, इस प्रकार से बनते चले जाते हैं। तो जितना छोटा कैटायन उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को वो एसोसिएट करेगा। इस कारण से जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उतनी एनर्जी बाहर ज़्यादा निकलेगी और जितनी ज़्यादा बाहर निकलेगी हम कहेंगे उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही अधिक होगी। को लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सर्वाधिक होगी, सीजियम की सबसे कम होगी, क्योंकि सीजियम का आकार बड़ा है, वो उतने अधिक वाटर मॉलिक्यूल को ध्रुवित करके एसोसिएट नहीं कर पाएगा। लिथियम के जल योजन की मात्रा अधिकतम होती है, इसलिए लिथियम के अधिकांश लवण जल योजित हो जाते हैं। आयनन एंथैल्पी। क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि क्योंकि इसमें जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम आकर्षण बल से बंधा रहता है, इसलिए बहुत कम एनर्जी देने पर ही इनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। गैसियस स्टेट में हो, है ना, और एटॉमिक स्टेट में, और उसमें से आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है, वो आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इनमें लूजली बाउंडेड है
तो वो आसानी से निकल जाएगा, यानी कम एनर्जी देने पर ही निकल जाएगा। तो हम कहते हैं कि एल्कली मेटल्स की या क्षारीय धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। और लिथियम से सीजियम तक जाने पर, यानी कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये और कम होता चला जाता है। कारण आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है। जितना साइज बड़ा होगा, जितना परमाणु आकार बड़ा होगा, जितना उसका आयनिक आकार बड़ा होगा, उतना ही न्यूक्लियस से उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक होगी। और जितनी दूरी अधिक होगी उतना ही पकड़ कमजोर होगी और वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से निकल जाएगा। और जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता हो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो हम कहेंगे आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही कम होता है। इसीलिए लिथियम से सीजियम तक जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार कम होती चली जाती है। इसका कारण यह है कि बढ़ते हुए नाभिक आवेश की तुलना में बढ़ते हुए परमाणु का आकार अधिक प्रभावी होता है और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक आवेश द्वारा परिरक्षित रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो आउटर मोस्ट शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, वो अंदर की तरफ जितने इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे मान लीजिए सीजियम है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसका पहला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, तो ये जो सब है ये पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो न्यूक्लियस के वहां तक जो प्रभाव है उसको क्या करते हैं, परिरक्षित कर लेते हैं, आवृत कर लेते हैं, ढक लेते हैं, जिस कारण से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन बहुत ढीले बंधन से बंधा रहता है और वो निकल जाता है। सीजियम का तो आपको मालूम है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमने सीजियम के बारे में पढ़ा है, हम फोटो वोल्टिक सेल में भी काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि सीजियम के तो इलेक्ट्रॉन केवल सनलाइट की प्रेजेंस में ही निकल जाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही सीजियम का आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे हम लिथियम से सीजियम तक जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती चली जाती है। भौतिक गुण, क्षारीय धातुएं बहुत हल्की होती हैं, यह चांदी के समान श्वेत होती है और बड़ा आकार होने के कारण से इनका घनत्व कम होता है। घनत्व कम का कारण देखो, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, द्रव्यमान और उसके बाद आयतन। आयतन चूंकि इनका आकार बड़ा है तो वो ज़्यादा होता है, इस कारण से इनका घनत्व कम होता है। यह लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर कम होता चला जाता है। यद्यपि पोटेशियम धातु सोडियम धातु की तुलना में हल्की होती है। कारण आपको मालूम है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम में की तुलना में पोटेशियम में वो डी इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाने के कारण से इनका आकार बड़ा हो जाता है, जिससे कि घनत्व कम हो जाता है। क्षार धातुओं के गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, जो इन धातुओं में एकमात्र संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके मध्य दुर्बल धात्विक बंध को दर्शाते हैं। देखिए, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने मेटल मेटल बॉन्डिंग ज़्यादा होगी और उतने ही उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ तो आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उसके कारण से इनके मध्य जो बंध बनते हैं वो दुर्बल धात्विक बंध बनते हैं या वीक मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। या वीक मेटेलिक बॉन्ड बनने के कारण से इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अन्य की तुलना में कम होते हैं। क्षार धातुएं तथा उनके लवण ऑक्सीकारक ज्वाला को अभिलक्षणिक रंग प्रदान करते हैं। समझने की कोशिश करें, अभी हमने कहा कि एल्कली मेटल्स ज्वाला को एक विशेष रंग प्रदान करते हैं, इसी प्रकार से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी करते हैं, यानी कि क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं ज्वाला को एक विशेष रंग प्रदान करते हैं और इसी के आधार पर इनकी पहचान भी होती है। क्यों करते हैं, कारण समझें। देखिए, होता क्या है कि जब हमने कहा इनमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब कभी भी हम इनको फिल्म के पास ले जाएंगे या हम एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से ये ग्रहण करके ऊर्जा को और कहाँ चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊर्जा को विकिरण के रूप में ये उत्सर्जित करते हैं। और ये जो उत्सर्जन होता है विकिरण का, वो दृश्य क्षेत्र में होता है। बात को समझने की कोशिश करें, आपको स्पेक्ट्रम के बारे में ज्ञान होगा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि हम अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर बढ़ रहे हैं, या हम कहें कि हम कम ऊर्जा या कम आवृत्ति या कम तरंग संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम चलें जैसे कॉस्मिक रेज, फिर उसके बाद में गामा रेज, एक्स रेज, उसके बाद फिर हम बात करें यूवी की, फिर विजुअल रीजन या दृश्य क्षेत्र आता है, और उसके बाद में IR रीजन, और उसके बाद में माइक्रोवेव रीजन, टीवी एंड रडार वेव रीजन, ये सब आते हैं। तो यदि हमें कब कोई पदार्थ रंगीन दिखाई देता है, हम उसको कब देख पाते हैं, या हमारी देखने की क्षमता कहाँ है, केवल दृश्य क्षेत्र की, केवल हम विजुअल रीजन देख पाते हैं। अब बात को समझें, ये इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थे, ये कहाँ गए, ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर में,
हायर एनर्जी लेवल में, और जब ये पुनः अपनी लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो ये कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। और यदि ये उत्सर्जन विकिरण के रूप में करेंगे और वो दृश्य क्षेत्र की होगी, और जिस भी क्षेत्र की होगी, दृश्य क्षेत्र कहाँ से है हमें मालूम है, 400 से 750 नैनोमीटर का, उसमें भी सबके अलग अलग रंग है। जैसे मानो 500 से 560 का हम कहें हरे रंग का रीजन है, तो उसके बाद पीले रंग का रीजन है ना, तो लाल पीला ये सब रंग, और अंत में जाके लाल हो जाता है जो नीले से शुरू होता है। तो हमारा कहने का मतलब ये कि जिस भी क्षेत्र की, दृश्य क्षेत्र में भी जिस भी रंग के क्षेत्र की ये विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। और इसी के आधार पर इन क्षारीय धातुओं की और क्षारीय मृदा धातुओं की पहचान होती है। आप जब प्रैक्टिकल की क्लासेज में जब आप धात्विक या हम कहें कि कैटाइंस का आप अध्ययन करते हैं, हम जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं या जिसको हम कहते हैं कि हम लवण का विश्लेषण करते हैं, उसमें हम ऋणायन और धनायन का परीक्षण करते हैं, ऋणायनिक और धनायनिक मूलकों का परीक्षण करते हैं, तो वहाँ पर जब 5वें समूह में जाते हैं तो बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, इनकी पहचान किसके द्वारा करते हैं हम, फ्लेम टेस्ट के द्वारा या ज्वाला परीक्षण के द्वारा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्वाला को या फ्लेम को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रदान करते हैं। तो ये एक इनकी विशेषता है जिसके आधार पर इनको पहचाना जाता है। करते क्यों हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बहुत ढीले बंधन से बंधे रहते हैं और थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब निम्न में आएंगे तो दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का उत्सर्जन करेंगे। जैसा कि हमने बात की कि ये इलेक्ट्रॉन जब वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये विकिरण का उत्सर्जन करते हैं और ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं। जैसे लिथियम किरमिजी लाल रंग देता है, इसकी रेंज जैसे मैंने कहा था कि 400 से 750 नैनोमीटर का क्षेत्र हमारा दृश्य क्षेत्र होता है। तो लिथियम में यह 670 नैनोमीटर पर, सोडियम में 589 नैनोमीटर पर एक गोल्डन येलो कलर मिलता है, सुनहरी पीला रंग। पोटेशियम में बैंगनी रंग 766 नैनोमीटर, रुबिडियम में लाल बैंगनी रंग 780 नैनोमीटर और सीजियम में नीला रंग 455 नैनोमीटर पर मिलता है। क्षार धातुओं को उनके ज्वाला परीक्षण के आधार पर पहचाना जा सकता है। इनकी सांद्रता का निर्धारण फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। इन तत्वों को जब प्रकाश में विकृत करते हैं तब प्रकाश अवशोषण के कारण ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। इस गुण के कारण सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, जिसकी बात हम पहले कर चुके। क्योंकि इसमें बहुत लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है और वो आसानी से निकल जाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही इन इलेक्ट्रॉन ये आसानी से निकल जाते हैं। रासायनिक गुण की बात करते हैं। बड़े आकार तथा कम आयनन एंथैल्पी के कारण क्षार धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। देखिए, इसकी हमने पहले भी बात की थी। आकार बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम है, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। और हाईली रिएक्टिव होने के कारण से इनको हम वायु में खुला नहीं छोड़ सकते। जैसे आपने अक्सर अपनी लैब में देखा होगा कि सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखा हुआ मिलेगा। केरोसिन में से उसको बाहर निकाल के फिर उसको हम काम में लेते हैं और यह कोशिश करते हैं कि वहाँ आसपास नमी या पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ये तुरंत आग पकड़ लेता है, ये जल के साथ बहुत तीव्रता से या विग्रसली रिएक्शन करता है। तो चूंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बहुत कम है, इस कारण से बहुत क्रियाशील धातुएं ये होती हैं। इनकी जो क्रियाशीलता या विक्रियाशीलता है वो बहुत अधिक होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह क्रियाशीलता भी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? कारण आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर होती चली जाती है या हम कहें आयनन एंथैल्पी का मान कम होता चला जाता है, जिसके कारण से इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। वायु के साथ अभिक्रियाशीलता। क्षार धातुएं वायु की उपस्थिति में मलिन या टर्बिड हो जाती हैं, यानी कि उनकी चमकदार सतह होती है। जितनी भी क्षार धातुएं की जो सतह है वो लस्ट्रस होती है, चमकदार होती है, लेकिन जैसे ही वायु के कांटेक्ट में आती हैं या वायु में उपस्थित नमी के संपर्क में आती हैं तो ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इनकी जो बाहर की परत है उसके ऊपर ऑक्साइड की या हाइड्रोक्साइड की परत जम जाएगी, जिसके कारण से ये जो उनकी धात्विक चमक थी वो खत्म हो जाती है या बहुत कम पड़ जाती है, मध्यम हो जाती है। उसको हम कहते हैं मलिन होना या फिर वो टर्बिड हो जाती है। ये ऑक्सीजन में तीव्रता से जलकर ऑक्साइड बनाती हैं। लिथियम तथा सोडियम क्रमशः मोनोऑक्साइड तथा परऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुएं सुपर ऑक्साइड भी बनाती हैं। लिथियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्साइड बनेगा Li2O, सोडियम के साथ ऑक्साइड भी बनेगा और परऑक्साइड भी बनेगा Na2O2। और इसके अलावा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। जो लिथियम है वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता,
समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन जो रुबिडियम, सीजियम और पोटेशियम है वो सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड आयन O2 माइनस बड़े धन आयनों जैसे K प्लस पोटेशियम, रुबिडियम प्लस तथा सूजियम की उपस्थिति में स्थायी होता है। इन सभी ऑक्साइडों में क्षार की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। लिथियम अपवाद स्वरूप वायु में उपस्थित नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। थोड़ा सा यहाँ समझें, आगे डिटेल में समझेंगे कि अन्य क्षार धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड नहीं बनाते। सेकंड ग्रुप के मैग्नीशियम बनाता है और फर्स्ट ग्रुप में केवल एक लिथियम है जो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। लिथियम का यह व्यवहार इसके अन्य तत्वों से इसको भिन्नता दर्शाता है या इसको अलग करता है, क्योंकि लिथियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जैसा कि सेकंड ग्रुप का मैग्नीशियम बनाता है, और अन्य क्षार धातुएं नाइट्राइड नहीं बनाती हैं। क्षार धातुओं को वायु एवं जल के प्रति उनकी अति सक्रियता के कारण सामान्यतः केरोसिन में रखा जाता है। ये इनके कुछ भौतिक गुणों की बात की है। परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है। परमाणु द्रव्यमान देखें तो इनका 6.94 लगभग 7 के आसपास है। सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, रुबिडियम का 85। इस तरह से इनके परमाणु क्रमांक आपको दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात पहले कर चुके हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी के मान बहुत कम होते हैं और आप देख रहे हैं आयनन एंथैल्पी के मान कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं आयनन एंथैल्पी का मान भी कम होता चला जा रहा है। 520, 496, 419, 403 और 376, यानी कि जैसे हम लिथियम से सीजियम जाएंगे कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जल योजन एंथैल्पी, जैसे हमने पहले कहा, लिथियम की सर्वाधिक होती है। जब लिथियम को, उसके यौगिकों को हम जल में घोलते हैं तो वो उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। आप देखें -506, माइनस का साइन केवल ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो वह 506, 406, 330, 310 और 276, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं जल के जुड़ने की क्षमता कम होती चली जा रही है, और जल की जुड़ने की क्षमता कम हो रही है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा भी कम होती चली जाती है। धात्विक त्रिज्या लगातार बढ़ती है। हमने कहा वर्ग में से ऊपर से नीचे जाने पर लगातार धात्विक त्रिज्या बढ़ती है, उसी प्रकार से आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ता चला जाता है। गलनांक अथुनांक के मान धीरे धीरे करके कम होते चले जा रहे हैं, जैसा कि हमें टेबल में दिखाई दे रहा है। क्यों? कारण हमने कहा था कि एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है और एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होने के कारण से धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड इनके कमजोर होते हैं। घनत्व लगातार बढ़ रहा है और जो इनका मानक विभव है इसको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन उसमें सर्वाधिक लिथियम का होता है और इसी कारण से लिथियम की रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग नेचर सर्वाधिक होती है। लिथियम में सर्वाधिक अपचायक गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके E0 का मान सर्वाधिक होता है। सोडियम का सबसे कम है -2.7, इसके अलावा पोटेशियम 2.9 और रुबिडियम 2.9 और इसी प्रकार से सीजियम भी 2.9 होता है। जल के साथ अभिक्रिया, क्षार धातु हम पहले बात की, जल से जैसे अभिक्रिया करेंगी हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। कोई भी मेटल, हम क्षार धातु की बात कर रहे हैं, जल से जब रिएक्शन होगी तो मेटल आयन बनेगा या मेटल का हमके हाइड्रोक्साइड्स बनेगा और हाइड्रोक्साइड बनने के साथ जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। यद्यपि लिथियम के E0 का मान अधिकतम ऋणात्मक होता है, परंतु जल से अभिक्रियाशीलता सोडियम की तुलना में कम होती है, जबकि सोडियम के E0 का मान अन्य क्षार धातुओं की तुलना में कम ऋणात्मक होता है। इसकी बात हम टेबल के समय जब कर ली थी। इस व्यवहार का कारण इसके छोटे आकार तथा अत्यधिक जल योजन ऊर्जा का होना है। लिथियम का आकार सबसे छोटा है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होता है। अन्य क्षार धातुएं जल के साथ विस्फोटी अभिक्रिया करती हैं, यानी कि जैसे ही इनको जल में मिलाया जाता है बहुत विकर्ष रिएक्शन होती है, बहुत प्रचंड अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया कई बार इतनी तेज होती है कि वो उसमें आग आ जाती है, यानी कि ये आग पकड़ लेती हैं। सोडियम को हम ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी बहुत छोटे से सोडियम को पीस को लें, किसी रुई में लपेटकर पानी में डाल के देखें तो बहुत तेजी के साथ ये गर्म होता है और वो जिस कंटेनर में, चाहे वो बीकर हो या कोई टेस्ट ट्यूब हो, तो आप छूकर देखेंगे वो काफ़ी गर्म हो जाती है, तो बहुत विग्रस रिएक्शन करती है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन है वो टीचर की या शिक्षक की उपस्थिति में ही करना चाहिए, आप स्वयं यह कभी ना करें। डाई हाइड्रोजन से अभिक्रियाशीलता, लगभग 673 केल्विन लिथियम के लिए 1073 केल्विन पर क्षार धातुएं डाई हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड्स बनाती हैं। सभी क्षार धातुओं के हाइड्राइड ठोस और आयनिक होते हैं।
एवं इन हाइड्राइडों के गलनांक उच्च होते हैं। यानी कि जितने भी चाहे सोडियम है NaH, लिथियम LiH, पोटेशियम KH, तो जितने भी बनेंगे ये हाइड्राइड्स बनेंगे। और ये हाइड्राइड कैसे होंगे? आयनिक प्रकृति के होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाइड्राइड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं बनाते, वे भी बनाते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हाइड्राइड्स बनाते हैं, वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक के मान भी काफ़ी अधिक होते हैं। हैलोजन से अभिक्रियाशीलता, क्षार धातुएं हैलोजन से अति शीघ्र प्रबल अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। जैसे क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा, Na+Cl-। आप समझ रहे ना? तो एक लिथियम को छोड़ दीजिए, लिथियम के तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे हैलाइड्स हैं जिनमें कुछ कुछ कोवलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक गुण मिलता है। अन्यथा अन्य क्षार धातुओं के जितने भी हैलाइड्स बनेंगे वे सब आयनिक प्रकृति के होते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम फ्लोराइड। तो ये जो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो हमके हैलाइड्स बन रहे हैं वो सब कैसे होते हैं? आयनिक प्रकृति के होते हैं। लिथियम के हैलाइड्स में कुछ सहसंयोजक गुण इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि लिथियम में द्रवण क्षमता या पोलराइजेशन टेंडेंसी अधिक होती है। आप जानते हैं फाइजेंस के नियम के अनुसार कि बहुत छोटा कैटायन बड़े ऋणायन को ध्रुवित कर देता है, और जब ये ध्रुवित करेगा तो उसमें कैसा कैरेक्टर आ जाएगा? उसमें पोलराइजेशन हो जाने के कारण से उसमें कोवलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक गुण आ जाता है। लिथियम का आयनिक आकार छोटा है, अतः यह हैलाइड आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत करने की अधिक क्षमता रखता है। अपचायक प्रकृति, क्षार धातुएं प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें लिथियम प्रबलतम व सोडियम दुर्बलतम अपचायक है। इसकी बात हमने की थी क्योंकि लिथियम का E0 की वैल्यू, उसके अपचयन विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान सर्वाधिक होता है -3.04। तो लिथियम सर्वाधिक या प्रबलतम अपचायक है। आपने देखा होगा अधिकतर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक के रूप में काम में लेते हैं। तो लिथियम अपचायक है। और सोडियम दुर्बलतम, आपने सोडियम का E0 की वैल्यू देखी होगी, -2.7 था, आपको याद होगा, बाकी सबकी 2.9 थी। तो सोडियम इन सभी क्षार धातुओं में दुर्बलतम अपचायक है और लिथियम प्रबलतम अपचायक है। ये उदाहरण देके बताया हुआ है कि कोई भी मेटल पहले सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। जब सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी? वो ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आयन में कन्वर्ट होगा, और गैसियस अवस्था से आउटरमोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा या न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है, और मेटल मेटल प्लस में यहाँ परिवर्तित हो जाती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि अपचायक क्षमता का मापक भी होता है, उसके द्वारा परिवर्तन को समझा जा सकता है कि M+ यानी कि जो मेटल प्लस बना है वो वाटर से रिएक्शन करके M+ एक्वस बनाते हैं। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण इसकी जलयोजन एंथैल्पी का मान अधिकतम होता है, जो उसके उच्च ऋणात्मक E0 का मान -3.04 बताता है और उसके प्रबल अपचायक होने की पुष्टि भी करता है। द्रव अमोनिया में विलयन, इसको समझे देखो कि जितनी भी मेटल्स हैं उनमें भी एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, ये क्या करते हैं? लिक्विड अमोनिया में घुल जाते हैं, और लिक्विड अमोनिया में घुलकर ये सब की सब नीले रंग का विलयन बनाते हैं। फिर सुने ध्यान से, लिक्विड अमोनिया में आप इनको मेटल्स को घोल दीजिए। मेटल को घोलने पर क्या होगा कि ये मेटल्स अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब वो जो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं वो M+ जो मेटल आयन बन गया उसके साथ भी एसोसिएटेड हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसके साथ भी एसोसिएटेड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? मेटल किस में कन्वर्ट हुआ? मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन में। कोई भी धातु, जैसे मानो सोडियम है, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम प्लस इलेक्ट्रॉन में। अब जो K+ या Na+ या Rb+ बना, उससे जैसे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे उसी प्रकार से अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उससे भी अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। और ये जो मॉलिक्यूल जब इस प्रकार का विलयन बन जाता है वो नीले रंग का विलयन बनता है। तो यहाँ समझें, क्षार धातुएं अमोनिया में घुलनशील होती हैं। अमोनिया में इनके विलयन का रंग गहरा नीला होता है एवं विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत सुचालक कारण क्या है? इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अमोनिया के साथ एसोसिएटेड है। विलयन का नीला रंग अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ये आपको जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, ये इसमें जो माइनस चार्ज है इसके कारण से इनका रंग नीला होता है, जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र की संगत ऊर्जा का अवशोषण करके विलयन को नीला रंग प्रदान करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये किसकी, ये विजिबल रीजन की रेडिएशंस का ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका कारण उसका हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा वो नीला रंग होगा, उसका पूरा रंग नीला होगा। इसीलिए क्षार धातुओं के अमोनिया में जितने भी विलयन बनते हैं, क्योंकि वो आप पूछोगे कि भाई सभी का नीला रंग क्यों है, क्योंकि सभी एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कोई से भी मेटल से निकले उसकी नेचर एक जैसी होगी। चाहे सोडियम या पोटेशियम या रूबिडियम सीजियम किसी में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन चाहे सोडियम से निकले, चाहे पोटेशियम से निकले, चाहे रूबिडियम से निकले, उसकी नेचर एक समान होगी और वह अमोनिया के साथ में एक जैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसी कारण से समान होने कारण से ये सभी के सभी नीला रंग के विलयन होते हैं। अमोनीकृत विलयन अनुचुंबकीय होता है जो कुछ समय तक रखा देने पर हाइड्रोजन मुक्त करता है, फलस्वरूप विलयन में अमाइड बन जाता है। ये जो M+ इलेक्ट्रॉन और अमोनिया ये MnH2 यानी कि अमाइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सांद्र विलयन में नीला रंग ब्रॉन्ज विलयन में बदल जाता है। ब्रॉन्ज कलर में क्यों बदल जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये EnH3 होल वाई आपने जो देखा था, इस तरह से दूसरा EnH3 होल वाई ये आपस में दोनों जुड़ जाते हैं। EnH3 होल वाई और EnH3 होल वाई ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जो अनुचुंबकीय था वो प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाती है और साथ में जो नीला रंग था या ब्लू कलर था वो ब्रॉन्ज कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्लास में हमने बहुत सारी बातें सीखी। हमने S ब्लॉक एलिमेंट से शुरुआत की थी और उसमें हम विशेषकर बात कर रहे थे एल्कली मेटल्स की या क्षारीय धातुओं की। क्षारीय धातुओं के हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जाना, फिर हमने उसकी आयनी और परमाणुीय त्रिज्या के बारे में जाना और हमने देखा जैसे जैसे एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे परमाणुीय त्रिज्या और आयनी त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। हमने आयनन एंथैल्पी के बारे में सीखा, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ढीले बंधन से बंधे रहते हैं इसलिए कम ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनके आयनेशन एंथैल्पी का मान कम होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम से लेकर सीजियम तक जाने पर कम होती चली जाती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद में एक संयोजी आयन बन जाता है और वो जो एक संयोजी आयन जो बनता है M+, वो उसके धात्विक बंध, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो मेटेलिक बॉन्ड वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं और इस कारण से इनके गलनांक क्वथनांक भी कम होते हैं। हमने इनकी अभिक्रियाशीलता या केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में देखा कि ये ऑक्सीजन के साथ में बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, जल के साथ प्रचंडता से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हमने इनके हैलाइड्स सीखे कि ये हैलाइड बनाते हैं बहुत तीव्रता से, क्यों हैलाइड में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इनको एक इलेक्ट्रॉन देना है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। लिथियम के जो हैलाइड्स हैं वो कुछ उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, अन्यथा सभी आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो हमने इनके हैलाइड्स के बारे में जाना और लास्ट में हमने इनके अमोनिया के विलयन के बारे में जाना कि जब मेटल्स को, एल्कली मेटल्स को हम अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व करते हैं तो सभी का रंग नीला होता है, लेकिन जब ये विलयन सांद्र हो जाता है या कंसंट्रेट होता है तो ये ब्रॉन्ज कलर का या कांसे के से रंग का हो जाता है। इससे अगली वाली क्लास में हम एल्कली मेटल्स के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे, इनके कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके कैसे बनाए जाते हैं, उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। ये सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए